हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए भी आज शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी हमारी जो नेशनल न्यूज़ हैं उनसे संबंधित। तो सबसे पहली न्यूज़ है मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। भारत सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 20 के आधार पर वर्ष 2030 तक 100%, इस चीज़ को याद रखिएगा, एक तो ईयर और दूसरा इन्होंने कितने प्रतिशत कहा है, 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा है। इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 2022 में उल्लास नामक, यानी जो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी जो प्रोग्राम थी उसकी शुरुआत की गई थी। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP की शुरुआत की। 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखाना और अंक गणितीय सिखाने का ये एक समर्पित हमें मार्ग देखने को मिल जाता है। अब जानेंगे कि जो उल्लास योजना 2022 में लाई गई थी वो किस लिए था। अभी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, इसको ज़रूर याद रखिएगा, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, इन 4 जगहों पर अपने अपने जो क्षेत्र की पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित करने के बारे में कहा गया था। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को न केवल पढ़ने लिखने तक सीमित रखा है, बल्कि इसके अंदर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक इसे विस्तृत कर दिया गया है, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। कार्यात्मक साक्षरता आप पहले जानते होंगे कि हमारा जो सेंसस है, सेंसस में बताया गया है, यानी सेंसस 2011 में बताया गया है कि जो 7 वर्ष से अधिक का कोई भी बालक जो पढ़ने लिखने में सक्षम है उसे साक्षर माना जाएगा। और अभी रिसेंटली उल्लास कार्यक्रम के तहत बताया गया जो जीवन कौशल यानी जीवन को चलाने से संबंधित जो भी स्किल्स हैं और संख्या का ज्ञान जिनके पास है उनको कार्यात्मक साक्षर के रूप में जाना जाएगा। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। कार्यक्रम के 5 घटक हैं: आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान और मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल एवं तथा निरंतर शिक्षा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जो अभी रिसेंटली हमें कार्यक्रम देखने को मिला है उल्लास के तहत जो 2022 में लाया गया था, मिजोरम वो पहला राज्य हमें देखने को मिल जाता है जहाँ पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हमें देखने को मिली। उसके बाद दूसरा आ जाएगा गोवा और तीसरा हमें देखने को मिल जाएगा जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में पहला है लद्दाख। भारत की पहली पूर्ण प्रशासनिक इकाई भी हम लद्दाख को कह सकते हैं। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जा सकता है, परंतु उल्लास के आधार पर पहला राज्य मिजोरम है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जो पूर्ण रूप से शिक्षित राज्य कहेंगे, शिक्षित राज्य कहेंगे तो आएगा हमारा केरल, परंतु कार्यात्मक शिक्षा के आधार पर कहेंगे तो क्या आएगा, मिजोरम। 2025 में त्रिपुरा को तीसरा पूर्ण कार्यात्मक जो साक्षर राज्य है उसके रूप में अभी रिसेंटली दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हमें दिया गया है संविधान हत्या दिवस। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित हैं। आप सभी जानते हैं कि हमें यहाँ पर जो नेशनल इमरजेंसी है और जो प्रेसिडेंशियल रूल है और क्या आएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। भारत या उसके किसी भी हिस्से में सुरक्षा को खतरा होने पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 352, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में भी कहा जा सकता है, और स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, जो घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध जो कि 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक चला था तब घोषित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा आपातकाल लाया गया था वो लाया गया था भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, और तीसरा जो नवीन उद्घोषणा हम लोग कहेंगे वो लाई गई थी यहाँ पर 25 जून 1975 इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और उन्होंने इसका क्या क्या कारण बताया था, आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है,
तो उपयुक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 को ही समाप्त कर दिए गए थे। कौन सा भी? एक तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 वाला, जिसमें बांग्लादेश को अलग देश घोषित कर दिया गया था। वहीं दूसरा जो इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा 1975 के अंदर लगाया गया था, दोनों ही मार्च 1977 में समाप्त कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 जून, इस चीज़ को याद रखिएगा, 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र के जितने भी रक्षक थे उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई। यानी संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा 11 जुलाई को अधिसूचना के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था। इतना सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने याद रखना है इमरजेंसी कब कब लगी थी, किस किस टाइम में लगी थी। और दूसरी चीज़ जो थर्ड नंबर की जो कहते हैं लास्ट जो हमें 2 इमरजेंसी देखने को मिल जाती है वो 1997 के अंदर समाप्त हो गई थी दोनों ही। और जो संविधान हत्या दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आएगा जो तत्कालीन, हमें देखिए जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की जो घोषणा की गई थी, वहाँ की जो केंद्र सरकार था, सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया था। वहाँ पर लोगों पर ज्यादतियाँ भी की गई थी, नसबंदी भी की गई थी, लोगों को जबरन जेल में डाला जा रहा था, ठीक है। तो इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह की सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है और सचेत किया गया है कि अगर सरकार इस प्रकार की कोई भी कार्य करती है तो उनके प्रति एक्शन हमारे यहाँ पर जुडिशरी के माध्यम से लिया जा सकता है। केंद्र मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने के केंद्र सरकार के द्वारा भारत के लोकतंत्र की हत्या करके गला घोटकर हत्या करने की बात उन्होंने कही थी। और इन्होंने कहा था कि यहाँ पर लोगों को अकारण यानी किसी भी कोई भी बिना किसी कारण के लोगों को जेल में डाला जा रहा था। अब यहाँ पर जो संविधान हत्या हमें देखने को मिली है उसके अलावा एक और चीज़ बताई गई थी, हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद आप सभी जानते हैं कि जितनी भी रियासतें थी जब अंग्रेज जा रहे थे उन्होंने उनको कहा था कि आप किसी भी स्टेट में या नेशन में जाकर मिल सकते हैं, ठीक है। यानी आप भारत में भी रह सकते हैं और आप पाकिस्तान में भी रह सकते हैं। तो हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर, ये तीनों ही वो रियासतें थी जो शामिल होने पर एग्री नहीं थी। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस के बारे में जानेंगे। 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और वहाँ के शासक को निज़ाम कहा जाता था और ये सब कुछ कहाँ था भाई? निज़ाम के अधीन था। 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई की गई और पुलिस कार्रवाई करने के बाद वहाँ के शासक जिसे निज़ाम कहा गया, ठीक है, उस निज़ाम के चंगुल से हैदराबाद को छुड़वाया गया और भारत की राजनीति में इसे शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो अभियान हमें देखने को मिल जाता है। ये अभियान क्या कहता है अभी? मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। पहली चीज़ ये जानना जरूरी बन जाता है, ये क्या है? ये एक ऐसा ढांचा और सुविधा है जहां विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग, जलवायु मार्ग के बीच में माल या सामान को सुविधापूर्वक कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। अब जैसे मैं अभी रिसेंटली जो वीडियो बना रही हूँ मैं दिल्ली से बना रही हूँ और अगर मुझे अपनी फैमिली के पास बाहर कहीं पर भी कोई भी सामान भेजना है, किसी फ्रेंड के पास भेजना है, तो मैं बाय एयर, बाय वाटर या फिर बाय रोड अब जो सामान है उसको भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगी, कोई ना कोई माध्यम तो अपनाऊंगी ही। उसी आधार पर इन्होंने कहा है कि जो सामान की कुशलतापूर्वक स्थानांतरण है उसके लिए एक ढांचा या सुविधा बनाई जा रही है जिसे मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहा जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं कौन आएंगे? अश्विन वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है मानेसर संयंत्र में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। 10 किलोमीटर समर्पित रेल लिंक के माध्यम से यह पटली रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया है। यह टर्मिनल पूर्ण रूप से संचालन पर सालाना हमें 4.5 लाख वाहनों के सीधे मालगाड़ियों को लाद कर भेजने की सुविधा प्रदान करता है। मानेसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हरियाणा के अंदर भी। रेल द्वारा वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने यहाँ पर एक हब बना दिया गया है
ठीक है, और जिसके माध्यम से यहाँ पर अधिकतम 380 शहरों को जोड़ा जा रहा है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए रेल मंत्री जो हमें देखने को मिल जाते हैं, राज्य सरकार जो देखने को मिल जाती है, मारुति सुजुकी के संयुक्त जो सहयोगी हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं के माध्यम से अब यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना। आप सभी जानते हैं अभी रिसेंटली एयर इंडिया की जो एक फ़्लाइट थी वो उड़ान भर रही थी अहमदाबाद हवाई अड्डे से, और उसे कहाँ जाना था भाई, उड़ान भरने के बाद उसे जाना था मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में। वो वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जो कि लंदन के गैटविक में जा रही थी। और एयर इंडिया जो फ़्लाइट है वो है AI 171 बोइंग 787-8 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी और कुछ मिनटों के बाद ही हवाई अड्डे के पास में एक बिल्डिंग पर वो क्रैश हो गई। ये जो बोइंग विमान था इसमें कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 हमें क्रू मेंबर्स देखने को मिल रहे थे। विमानन में कुल 242 लोगों में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। केवल एक चमत्कारी रूप से, जिनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, वो बच गए। जीवित बचे यात्री भारतीय मूल रूप के हैं और एक ब्रिटिश नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली है, यानी ब्रिटिश नागरिक हैं। विमान हादसे के स्थान पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। उसके कारण कुछ मरने वालों की संख्या 280 के करीब हमें देखने को मिल जाती है। यानी जो जिस बिल्डिंग से वो टकराए थे वो बिल्डिंग एक हॉस्टल था जहाँ पे बच्चे मैश वगैरह में खाना खा रहे थे, वहाँ का स्टाफ था। तो मरने वालों की संख्या हमें जो एक प्लेन में लोग थे और साथ में वहाँ पर जो लोग थे उस हॉस्टल में जो लोग थे, या फिर जो क्या कहते हैं फ्लाइट के जलने के बाद जितना आगजनी की घटनाएं हमें देखने को मिली थी उसके आसपास के जो लोग थे, मरने वालों की संख्या कुल 280 के करीब पहुंच गई थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी यहाँ पर मृत्यु हमें देखने को मिली। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है कि एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के विजय मेडिकल हॉस्टल के इमारत में जा गिरे। इस चीज़ को याद रखिएगा। आसपास में हमें क्या देखने को मिला था, विजय मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। दोपहर के समय में यहाँ पर छात्र और डॉक्टर दोनों ही हमें देखने को मिल रहे थे। छात्र यानी यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं, ये आपको लोग करने की नीड नहीं है। नागर विमान महानिदेशालय एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा हादसे की विशेष जांच की जा रही है। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत के नागर विमानन महानिदेशालय एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला एक द्विइंजीनियर दीर्घ मार्ग विमान होता है जिसे पहली बार 2011 में वाणिज्यिक रूप से सम्मिलित किया गया था। सूक्ष्म रिकॉर्ड्स की बात करें तो अब तक हमें 787 ड्रीमलाइनर मॉडल का यह पहला अवसर देखने को मिला है जहां पर इस प्रकार की कोई घातक दुर्घटना हुई हो। एयर इंडिया पीड़ितों के परिवारों को लगभग कह रही है कि 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। वहीं दूसरी ओर मूल कंपनी जो है टाटा सन्स, इसके द्वारा 1 करोड़ रुपए के करीब का मुआवजा देने की बात कही गई है। अब जानेंगे इनके अलावा भारत में जो इसी प्रकार की जो एयरलाइंस हैं उनमें होने वाली घटनाएं कौन कौन सी रही हैं। 1996 के अंदर चरखी दादरी में मध्य आकाश टक्कर, यानी आकाश के अंदर ही दो प्लेन्स की आपस में टक्कर हो गई थी। वहीं 1985 के अंतर्गत आएगा एयर इंडिया बम कांड। इसके अलावा आएगा 1978 में एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना एंड 2010 में मैंगलोर विमान दुर्घटना। नेक्स्ट क्या आएगा, फ्लाइट रिकॉर्ड। देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको नॉर्मली पता ही होना चाहिए अगर आप फ्लाइट्स वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो भी, कि जो फ्लाइट्स हैं अगर वो क्रैश हो जाए तो उनके अंदर एक ब्लैक बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। जो बचाव दल जाता है वो केवल सबसे पहले उस ही बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें जो पायलट होता है उसके द्वारा कहे गए लास्ट वर्ड या जो एक्टिविटीज़ थी वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है कि पायलट के द्वारा कोई गलत बटन तो नहीं दबा दिया गया था, फ्यूल की कमी थी, इंजन खराब हो गया था, क्या कारण था जिसकी वजह से फ्लाइट क्रैश हो गई है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे भी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसमें विमानों में लगाया जाता है और विमान दुर्घटना की घटनाओं की जांच करने में हमें मदद मिल जाती है। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। 2 प्रकार की डिवाइस होती है, फ्लाइट डेटा का रिकॉर्ड रखता है एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड रखता है। एक नारंगी रंग का होता है जिससे दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके, यानी इस पे नाम है ब्लैक बॉक्स,
बट कलर क्या किया जाता है, इस पे ऑरेंज कलर किया जाता है। और ये लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक का तापमान झेल सकता है। इसी आधार पर हम लोग कहेंगे कि अगर प्लेन क्रैश भी हो जाता है तो ये हमें सेफली वहाँ पर पा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कास्ट सेंसस है उसकी अनुमति दे दी गई है। सॉरी। देश भर में विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण सांख्यिकी अभ्यास है। जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसके बाद 1931 की जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए गए थे, परंतु आफ्टर 1931 की जनगणना के बाद कोई भी हमें यहाँ पर जातिगत डेटा देखने को नहीं मिला। अब केंद्र सरकार के द्वारा क्या कहा गया कि जो आगामी 2027 के अंदर जो हमें जातिगत जो जनगणना देखने को मिलेगी उसमें जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को हम दिशा दे पाएंगे। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान के आर्टिकल 246 में 7वीं अनुसूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ जनगणना अधिनियम 1948 नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया जाता है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान ही हमें पूरी होती हुई दिखाई देगी। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों, यानी आप लोग देखिएगा जम्मू कश्मीर, उसके बाद हमें लद्दाख देखने को मिल जाता है, वही साथ में सटा हुआ हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन जैसे जितने भी हिमालयी एरियाज हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ की जनगणना 2026 में ही कंप्लीट कर ली जाएगी, 1 अक्टूबर 2026। वहीं पूरे देश के अंदर जो हमें जनगणना देखने को मिल जाएगी वो कब देखने को मिलेगी भी, 1 मार्च 2027। नेक्स्ट न्यूज क्या दी गई है, चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे और ब्रिज। चिनाब रेलवे पुल जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना हुआ एक रेल पुल है। विश्व का सबसे ऊंचा हम लोग कहेंगे रेलवे आर्च ब्रिज है। इसका नाम याद रखिएगा, ये कि आर्च ब्रिज है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और नाम दिया गया हो उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। इसकी ऊंचाई हमें लगभग कितनी भी 359 मीटर के करीब देखने को मिल जाती है। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 1315 मीटर है और यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप झेल सकता है और 260 किलोमीटर प्रति रफ्तारों को भी झेल सकता है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। इतनी ज़्यादा इसको मजबूती दी गई है कि आने वाले 120 सालों तक इस पे रेलों का आवागमन आसानी से हो सकेगा और यह भारतीय इंजीनियर्स की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर मानी गई है। अब आएगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थानों में जैसे IIT, भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास यानी DRDO से सहयोग से निर्मित किया गया है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग किया गया है। ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए इतना मजबूती इसको दी गई है, तो इसमें क्या यूज़ किया गया है, क्या लोहे का यूज़ किया गया है, स्टील का यूज़ किया गया है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्टील का यूज़ किया गया है जिससे हम 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए हमें अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है, जिसे डिज़ाइन करने के लिए उच्च स्तरीय सटीकता हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। इसका खर्च आप लोग से देखिए, मैं तो नहीं मानूंगी खर्च पूछा जाएगा, बट आप लोग फिर भी ध्यान रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से बढ़ावा देने, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में हमारी हेल्प करता है। रियासी जिले में बक्कल कोरी के मध्य बना हुआ और ब्रिज कटरा बनिहाल के मध्य में एक संपर्क स्थापित करता है। आईफिल टावर जो कि 35 मीटर अधिक ऊंचा है, यानी जो चिनाब रेल पुल जो बनाया गया है ये आईफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी गई थी, परंतु ये बनकर तैयार हुआ है 2025 के अंतर्गत, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और प्रधानमंत्री ने पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया था। यानी न केवल ये ब्रिज, हमें भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ब्रिज भी देखने को मिल जाते हैं। विश्व के अन्य सर्वाधिक, यहाँ पर बात की गई है विश्व के सर्वाधिक ऊंचे रेल ब्रिज बताए गए हैं। आर्च ब्रिज नहीं है क्योंकि आर्च ब्रिज चिनाब नदी पर भारत के अंदर बना है सबसे ऊंचा। इसके अलावा कौन कौन से आ जाएंगे, दादुहे रेल ब्रिज चुआंगजांग जो कि चाइना में है,
नजीहे रेल ब्रिज कहाँ पर आएगा अभी? गुएझोउ चीन के अंदर। फिर आएगा जियांग जीहे रेल ब्रिज चीन के अंतर्गत, एंड बेईपान जियांग रेल ब्रिज किलोंग चीन के अंदर। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, सारे के सारे चीन के अंदर ही है। फिर रहेगा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई। घाटमपुर के बारे में बात करेंगे तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित कोयला आधारित एक सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। इसकी क्षमता हमें देखने को मिल जाती है 1980 मेगावाट। इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी 1980 इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 660 इंटू 3, यानी 3 प्लांट्स लगेंगे जिसमें हर एक प्लांट की क्षमता होगी 660 मेगावाट। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो हमें यहाँ पर एनसीएल लिमिटेड देखने को मिल जाती है, उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस उपक्रम को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मई के महीने में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का इकाई 1 का उद्घाटन कर दिया है, जिसकी क्षमता होगी 660 मेगावाट। इस प्रकार की 2 और इकाइयाँ लगेंगी जो इन फ्यूचर हमें देखने को मिल जाएंगी। कैबिनेट समिति के द्वारा 2016 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जिसे 2025 में पूरा किया जा रहा है। नेईवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी इसे संचालित करेगी। एनएलसी इंडिया 51% की भागीदारी रखती है, वहीं UPRVUNEL की 49% हमें यहाँ पर भागीदारी देखने को मिल जाती है। आप बस एनएलसी की ही याद रखेगा कि 51% की भागीदारी हमें देखने को मिल जाती है। घाटमपुर परियोजना विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों के साथ समझौता कर सकता है। ठीक है, इसमें 75 बिजली जो है उत्तर प्रदेश को ही मिलेगी, बाकी 25% बिजली है वो असम राज्य को आवंटित कर दी जाएगी या बेच दी जाएगी। ठीक है, इस परियोजना में 2 इकाइयां हमें देखने को मिल जाएंगी वर्ष 2026 के अंतर्गत। टोटल 3 इकाइयां बनाई जाएंगी घाटमपुर के अंदर, जिसका अभी रिसेंटली एक का उद्घाटन कर दिया गया है और 2026 में नेक्स्ट दोनों इकाइयों का उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दमुका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया, जिसमें हमें लगभग यहाँ पर एक बहुत अधिक मात्रा में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। और ये जो जयंती थी अहिल्या होलकर की, वो 300वीं जयंती थी। इस उपलक्ष्य में उनके द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया, 300 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया गया, जो कि पहली बार है इतनी बड़े अमाउंट का कोई सिक्का जारी किया गया हो। ठीक है, 300 रुपये वर्गमूल का सिक्का भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, जो कि कोलकाता टकसाल में ढाला गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाएगा। बस्तर की जनजातीय महिला सबसे पहले डॉक्टर जयमती कश्यप को ये प्रदान किया गया है, जो कि बस्तर के जिले में रहने वाली एक शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं। डॉक्टर जयमती कश्यप नाम याद रखिएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जामखेड़ा तहसील में हुआ था। इनका शासनकाल हमें 1767 से 95 के बीच में देखने को मिला। 3 दशकों तक मालवा पर इनके द्वारा शासन किया गया था। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर के साहित्य, संगीत, कला, उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई, जो कि 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थी। इन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा। इनके द्वारा क्या किया गया था, महिला सेवा इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण दिया था। इतिहास में उन्हें उस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने, विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना 2024 शुरू की थी, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, भोपाल का है या इंदौर का है। दार्शनिक महारानी की उपाधि
से इन्हें सम्मानित किया गया था और 13 अगस्त 1975 को इनका निधन हो गया था। इससे आगे की जो न्यूज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाएंगे। तो ये जो पार्ट 1 है इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।